हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करवाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके 2 लेक्चर करवा दिए हैं, तो आज हम इसका तीसरा लेक्चर करवाने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं। तो उसका जो सेकंड पेपर है तो उसकी यूनिट 10 का एक सब टॉपिक है कॉडेक्स एलिमेंटेरियस, जिसके हम आपको पीवाईक्यू करवा रहे हैं और थ्योरी आपको करवा दी है। तो जिसने भी अभी तक थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए, जिससे आपको पीवाईक्यू और थ्योरी दोनों ही कवर हो जाएंगे, तो जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, वहां से आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले की वीडियो में 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की सदस्यता किस आधार पर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन पहला है आर्थिक स्थिति के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है WHO और FAO की सदस्यता के आधार पर। तीसरा ऑप्शन है WTO सदस्यता के आधार पर। और लास्ट ऑप्शन है OECD सदस्यता के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा। तो पूछा है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की सदस्यता किस आधार पर निर्धारित की जाती है। तो इसकी सदस्यता किस आधार पर की जाती है, तो इसका आंसर होगा WHO और FAO की सदस्यता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेक्स के मानकों को बेंचमार्क के रूप में WTO के SPS समझौते में क्यों स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन पहला है क्योंकि कोडेक्स एक ट्रेड बॉडी है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि कोडेक्स वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित मानक बनाता है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि कोडेक्स व्यापार को नियंत्रित करता है। एंड लास्ट ऑप्शन है क्योंकि यह सभी देशों पर बाध्यकारी है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्योंकि कोडेक्स वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित मानक बनाता है। अब देखो बेंचमार्क, तो अब वर्ड आता है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क क्या होता है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो बेंचमार्क है यह एक मानक है जिसका उपयोग दूसरों को मापने या आंकने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या होता है कि किस दूसरे को मापने या आंकने के लिए बेंचमार्क का उपयोग किया जाता है। तो आपको बेंचमार्क भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस में एलिनॉर्म शब्द किस संदर्भ में प्रयोग होता है। ऑप्शन पहला है खाद्य पदार्थों की परीक्षण विधियों के लिए। दूसरा ऑप्शन है कोडेक्स बैठकों की रिपोर्ट के लिए। तीसरा ऑप्शन है खाद्य योजकों की सूची के लिए। एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है कीटनाशकों की सूची के लिए। तो जो एलिनॉर्म है तो वो शब्द किस संदर्भ में प्रयोग होता है, बताइए। तो एलिनॉर्म कोडेक्स की बैठकों की रिपोर्ट के लिए प्रयोग होता है। तो एलिनॉर्म मतलब एलिनॉर्म शब्द किस संदर्भ में प्रयोग होता है, कोडेक्स बैठकों की रिपोर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स समिति की ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में कौन सा चरण अंतिम होता है। ऑप्शन पहला है स्टेप 5। दूसरा ऑप्शन है स्टेप 7। तीसरा ऑप्शन है स्टेप 8 एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेप 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा है अंतिम चरण,
क्या पूछा है? अंतिम चरण। तो अंतिम चरण कौन सा है? बताइए। तो देखो अंतिम चरण कौन सा है? स्टेप 8। क्योंकि जो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड होता है तो उसमें जो टोटल चरण होते हैं तो वो कितने होते हैं? तो टोटल स्टेप कितने होते हैं? 8। टोटल स्टेप कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो लास्ट स्टेप पूछा गया है तो लास्ट स्टेप भी कौन सा होगा? स्टेप 8 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा अपनाई गई 8 स्टेप प्रोसीजर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है व्यापार शुल्क निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन है खाद्य मानकों का वैज्ञानिक मूल्यांकन और सहमति पर आधारित अनुमोदन। तीसरा ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण पद्धति अपनाना। एंड लास्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फॉर्मूला तय करना। तो जो 8 स्टेप प्रोसीजर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य खाद्य मानकों का वैज्ञानिक मूल्यांकन और सहमति पर आधारित अनुमोदन है। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन पहला है केवल रिपोर्ट इकट्ठा करना। दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ताओं को कोडेक्स के बारे में जानकारी देना। तीसरा ऑप्शन है देश और कोडेक्स के बीच संवाद सुनिश्चित करना। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल खाद्य निर्यात के मामलों को देखना। तो जो कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसका कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा देश और कोडेक्स के बीच संवाद सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स मानकों के अनुसार खाद्य में अधिकतम अवशेष सीमा तय करने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन पहला है खाद्य का पोषण बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण सरल होता है। तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन है खाद्य की कीमत घटती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वास्थ्य जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? स्वास्थ्य जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कंसेंसस का क्या अर्थ है? ऑप्शन पहला है सर्वसम्मति से निर्णय लेना। दूसरा ऑप्शन है केवल बहुमत से निर्णय लेना। तीसरा ऑप्शन है केवल विकासशील देशों की राय लेना। एंड लास्ट ऑप्शन है अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेना। तो क्या पूछा है? कंसेंसस का क्या अर्थ है? क्या पूछा है? कंसेंसस का अर्थ पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सर्वसम्मति से निर्णय लेना। क्या होगा? सर्वसम्मति से निर्णय लेना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोडेक्स समिति खाद्य योजकों से संबंधित है? ऑप्शन पहला है CCFH। दूसरा ऑप्शन है CCPR। तीसरा ऑप्शन है CCFAC। एंड लास्ट ऑप्शन है CCFL। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा CCFAC। क्या होगा इसका आंसर? CCFAC। तो देखो अपन इसके कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो पहले अपन CCPR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो CCPR का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। क्या है? सेंटर फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स।
अब अपन CCFH का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो CCFH का फुल फॉर्म है कोडेक्स कमिटी ऑन फूड हाइजीन। क्या है CCFH का फुल फॉर्म? कोडेक्स कमिटी ऑन फूड हाइजीन। और CCFL का फुल फॉर्म क्या है? तो CCFL का फुल फॉर्म है कोल्ड कैथोड फ्लूओरेसेंट लैंप्स। क्या है? कोल्ड कैथोड फ्लूओरेसेंट लैंप्स, है ना। तो अपने ये फुल फॉर्म भी हो गए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोडेक्स से संबंधित सूचनाओं और दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन पहला है BIS, दूसरा ऑप्शन है FSAI, तीसरा ऑप्शन है ICAR एंड लास्ट ऑप्शन है CSIR। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो जो कोडेक्स से संबंधित सूचनाएं और दस्तावेज होते हैं तो उसके आदान प्रदान के लिए नोडल एजेंसी पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा FSAI। क्या होगा? FSAI इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो अब अपन को इसके थोड़े से फुल फॉर्म अप भी अपन देख लेते हैं। तो देखो पहले तो अपन BIS का देखेंगे। तो BIS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है BIS का फुल फॉर्म? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और BIS की स्थापना कब की गई थी? 23 दिसंबर 1986 को। कब हुई थी BIS की स्थापना? 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। और BIS का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में, है ना। और जो BIS है तो इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और जो देखो BIS एक्ट अलग है और ये अलग है। तो BIS एक्ट है ना जो, तो वो 12 अक्टूबर 2017 से प्रभाव में आया था, है ना। एक्ट पूछे तो 12 अक्टूबर 2017 और वैसे पूछे तो 23 दिसंबर 1986। अब जो भारत मानक ब्यूरो है तो भारत मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एक मिनट। अपना BIS हो गया ना। अब अपन देखेंगे ICAR। तो जो ICAR है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या है ICAR का फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली है ना। और जो FSAI है तो FSAI के मैं आपको पहले ही बहुत सारे फैक्ट करवा चुकी हूँ। तो अपन ये तीनों देख लेते हैं और FSAI का पहले ही करवा चुके हैं। तो अब अपन देखते हैं CSIR का। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को। तो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। और फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये अपने तीनों फैक्ट कंप्लीट हो गए और FSAI का अपन पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो देखो अब अपने कथन वाले क्वेश्चन आ गए हैं तो अपन इसके देख लेते हैं। तो जो पहला कथन है तो वो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मुख्य उद्देश्य खाद्य व्यापार को नियंत्रित करना है। दूसरा कथन है यह आयोग खाद्य मानकों को वैज्ञानिक आधार पर बनाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। केवल कथन एक सही है, केवल दूसरा कथन सही है, तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो अपन को इनमें से सही बताना है। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है। क्या होगा? केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है कोडेक्स द्वारा बनाए गए मानक बाध्यकारी होते हैं। दूसरा कथन है सदस्य देश इन मानकों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों सही हैं और कथन दूसरा और पहला कथन की सही व्याख्या करता है। मतलब कहना चाह रहा है कि जो कथन दूसरा है वो
पहले कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है दोनों सही हैं लेकिन दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है केवल कथन दूसरा सही है। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है। क्या हो जाएगा? केवल दूसरा कथन सही है। तो इसका आंसर है सदस्य देश इन मानकों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ये गलत है, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है कोडेक्स मानक केवल खाद्य लेबलिंग पर लागू होते हैं। दूसरा कथन है कोडेक्स खाद्य योजकों, दूषित तत्वों और कीटनाशकों आदि पर भी मानक निर्धारित करता है। तो ऑप्शन पहला है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है। क्या है? केवल दूसरा कथन सही है। तो जो दूसरा कथन है वो है कोडेक्स खाद्य योजकों, दूषित तत्वों, कीटनाशकों आदि पर भी मानक निर्धारित करता है। तो ये अपना सही हो जाएगा। और जो पहला है कि कोडेक्स मानक केवल खाद्य लेबलिंग पर लागू होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपना ये आंसर निकल आएगा, केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है कोडेक्स मानकों का अनुपालन करने से देश को WTO विवादों में वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त हो सकता है। दूसरा कथन है WTO ने कोडेक्स को SPS समझौते के संदर्भ में मान्यता दी है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं और आपस में संबंधित हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा दोनों कथन सही हैं और आपस में संबंधित हैं। तो अपना पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस केवल विकसित देशों के लिए बनाया गया है। दूसरा कथन है इसकी सदस्यता केवल WHO और FAO के सदस्य देशों को मिलती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों सही हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा कथन सही है। तो इसकी सदस्यता केवल WHO और FAO के सदस्य देशों को मिलती है। तो अपना ये सही हो गया और पहला वाला कथन गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या होगा? केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है कोडेक्स कमेटी ऑन फूड हाइजीन खाद्य योजकों पर मानक निर्धारित करती है। दूसरा कथन है खाद्य योजकों पर मानक कोडेक्स कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स बनाती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, केवल पहला कथन सही है। दूसरा है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर क्या है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन पहला है कोडेक्स द्वारा अपनाए गए
मानक देश की नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं डालते। दूसरा कथन है कोडेक्स मानक गैर बाध्यकारी होते हुए भी देशों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। ऑप्शन पहला है दोनों कथन सही हैं और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही हैं और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है कोडेक्स के हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स केवल विशेष खाद्य उत्पादों पर लागू होते हैं। दूसरा कथन है हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स सभी खाद्य श्रेणियों पर समान रूप से लागू होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड बता देती हूँ कि ये होता क्या है। तो जो हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड है, तो हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड में किसी एक उत्पाद के लिए विशिष्ट होने की बजाय विभिन्न खाद्य श्रेणियों पर लागू होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड है वो किसी एक उत्पाद पर लागू नहीं होता है, वो विभिन्न खाद्य श्रेणियों पर लागू होता है ना। तो अब आप पे आंसर बन जाएगा। तो आप मुझे आंसर बताइए जल्दी से। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड तो बता दिया है, तो आप पे मुझे लगता है आप ये आंसर बन जाना चाहिए। बताएं जल्दी से। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल दूसरा कथन सही है ना। तो जो अपन ने देखा था ना कि हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड वो किसी एक उत्पाद पर मतलब लागू नहीं होता है, वो विभिन्न खाद्य श्रेणियों पर भी लागू होता है। तो अपन का क्या है कि सभी खाद्य श्रेणियों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो वही यही है ना जो अपन ने बताया था। तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है JECFA कोडेक्स का एक प्रशासनिक प्रभाग है। दूसरा कथन है JECFA वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए WHO और FAO की संयुक्त समिति है। तो इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है। तो जो JECFA वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए WHO और FAO की संयुक्त समिति है, ये सही हो जाएगा और पहला वाला कथन अपना गलत हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में पहला कथन क्या बोलता है। तो पहला कथन है कोडेक्स की सिफारिशें केवल उपभोक्ता स्तर पर लागू होती हैं। दूसरा कथन है कोडेक्स मानक उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण तक लागू होते हैं। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर होगा केवल दूसरा कथन सही है। तो अपना देखो कोडेक्स की सिफारिशें केवल उपभोक्ता स्तर पर लागू होती हैं, ये तो अपना गलत हो गया। कोडेक्स मानक उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण तक लागू होते हैं, ये अपना सही हो गया। तो इसका आंसर हो गया केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है
कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन उपभोक्ता की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। दूसरा कथन है कोडेक्स के खाद्य मानक वैज्ञानिक विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। ऑप्शन पहला है दोनों कथन सही हैं और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं लेकिन एक दूसरे से असंबंधित हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है एंड लास्ट ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोनों कथन सही हैं और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है कोडेक्स मानक लेवल निर्यात उद्देश्यों के लिए होते हैं। दूसरा कथन है कोडेक्स मानक घरेलू खाद्य नीति और उपभोक्ता सुरक्षा दोनों में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन पहला है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल दूसरा कथन सही है। क्या होगा? केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में पहला कथन क्या बोलता है? कोडेक्स समिति में सभी सदस्य देशों को मतदान का अधिकार है। दूसरा कथन क्या बोलता है? निर्णय बहुमत से मिल जाते हैं चाहे कोई सदस्य सहमत हो या नहीं। ऑप्शन पहला है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं एंड लास्ट ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है लेकिन निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल पहला कथन सही है लेकिन निर्णय आम सहमति से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है निर्णय? कंसेंसस से। कैसे? कंसेंसस से। तो कंसेंसस मतलब सहमति से, आम सहमति से लिए जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन क्या बोलता है? कोडेक्स द्वारा निर्धारित खाद्य योजकों की सीमा ADI से जुड़ी होती है। दूसरा कथन है ADI वह मात्रा होती है जिसे व्यक्ति जीवन भर दैनिक रूप से ले तो भी कोई स्वास्थ्य जोखिम नहीं होता। तो ऑप्शन पहला है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं और आपस में संबंधित हैं एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही हैं और आपस में संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोनों कथन सही हैं और आपस में कैसे हैं? कनेक्टेड हैं, है ना। तो कैसे हैं दोनों कथन? आपस में कनेक्टेड है ना। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है कोडेक्स मानक केवल FAO के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कथन है कोडेक्स संयुक्त रूप से WHO और FAO द्वारा संचालित हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों सही हैं एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा केवल दूसरा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? कोडेक्स संयुक्त रूप से WHO और FAO द्वारा संचालित है, तो ये सही हो जाएगा। और कोडेक्स मानक केवल FAO के अंतर्गत आते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कोडेक्स है वो मानक केवल FAO के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? WHO और FAO के द्वारा संचालित होते हैं। तो ये अपने आप में सही हो गया, तो ये गलत है ना। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन बोलता है कि कोडेक्स कमिटी ऑन फूड हाइजीन केवल पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन बोलता है
खाद्य स्वच्छता के मानक CCFH द्वारा तय किए जाते हैं? तो ऑप्शन पहला है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों सही हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन बोलता है कि जो WTO के SPS एग्रीमेंट में कोडेक्स मानकों को रेफरेंस के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरा कथन बोलता है यदि कोई देश कोडेक्स मानकों से अलग कोई मानक बनाए तो उसे वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऑप्शन पहला है दोनों कथन सही हैं और परस्पर संबंधित हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल पहला कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा दोनों कथन सही हैं और परस्पर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कथन पहला बोलता है कोडेक्स मानकों की उपयोगिता केवल खाद्य निर्यातकों के लिए होती है। दूसरा कथन बोलता है कोडेक्स उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य व्यापार दोनों में संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन पहला है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही है। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है। क्या हो जाएगा? केवल दूसरा कथन सही है। तो जो पहला कथन अपन देख लेते हैं, कोडेक्स मानकों की उपयोगिता केवल खाद्य निर्यातकों के लिए की जाती है, तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, कोडेक्स उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य व्यापार दोनों पर संतुलन बनाए रखता है। यहाँ केवल खाद्य निर्यातक था और यहाँ क्या था? स्वास्थ्य और खाद्य दोनों था, है ना। तो अपन को खाद्य और स्वास्थ्य दोनों का सही हो जाएगा और केवल वाला गलत हो जाएगा। तो ये सही, ये गलत है, तो अपने आप में ये केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन पहला बोलता है कि कोडेक्स मानकों का भारत के घरेलू खाद्य कानूनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा कथन बोलता है कि फसाई कोडेक्स मानकों को अपनाकर अपने नियमों को अद्यतन करता है। ऑप्शन पहला है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल दूसरा कथन सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल दूसरा कथन सही है। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है ना। तो जो इसके पहले के जितने भी PYQ और MCQ बन रहे थे इस टॉपिक से, तो वो हमने सारे कवर करवा दिए हैं। और जो यूनिट 10 है वो लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो कल हम एक मतलब नई यूनिट को लेकर चलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या बोलता है कि कोडेक्स द्वारा अनुमोदित MRL केवल पेस्टिसाइड्स के लिए होती है। दूसरा कथन बोलता है कि MRLS को कीटनाशकों, पशु दवाओं और दूषित पदार्थों पर लागू किया जाता है। तो ऑप्शन पहला है केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा कथन सही है। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।